हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका है ना इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 उसका रिवीजन। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, मनी एंड इन्फ्लेशन। ध्यान देना, अभी हम लोग काफी ज्यादा स्पीड में इसको रिवाइज करेंगे। हमने हर एक आंसर इन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और वो सारी वीडियोस मेरे हिसाब से ऐप पे आपको अवेलेबल भी होगी। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन। पहले तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका वेटेज कितना है? ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका वेटेज है 8 मार्क्स। आपका है ना 1 मार्क का एक एमसीक्यू या 1 मार्कर आएगा, मोस्टली शायद एमसीक्यू है। एक आपका 2 मार्कर है और एक आपका 5 मार्कर है। तो यहाँ पे एक 5 मार्कर इंपॉर्टेंट आने वाला ही है इस चैप्टर में से। दूसरी बात, जो अभी ड्यू टू कोरोना वायरस जो सिलेबस में 30% रिडक्शन है, इस चैप्टर में से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। तो पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस में आपकी क्या रखा है, इस बार कंटिन्यू रखा है। चलो, मनी एंड इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा 5 मार्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। ओके, पूरे चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम के ऊपर। बार्टर सिस्टम क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट 5 मार्कर है। अब बिकॉज बार्टर सिस्टम इतनी सारी लिमिटेशन है, इस वजह से हम लोग कहां पे आए थे, सेकेंड टॉपिक के ऊपर, मनी के मनी क्या होता है। तो फंक्शंस ऑफ मनी वो एक सेकंड इंपॉर्टेंट 5 मार्कर है इस चैप्टर का। और लास्ट, जैसे चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन, तो थर्ड टॉपिक में हम लोग इन्फ्लेशन और उसके कॉजेस के ऊपर क्या रखेंगे, फोकस रखेंगे। चलो, तो पहला टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा 3 टॉपिक्स हैं, बार्टर सिस्टम, मनी सिस्टम और तीसरा है आपका इन्फ्लेशन। तो हम लोग बार्टर सिस्टम से शुरू करते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या है, आप सबको पता है। बार्टर सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी बार्टर सिस्टम नहीं था, उसके पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कोई चीज बाय कर रहे हो, कोई कमोडिटी बाय कर रहे हो, कोई सर्विस बाय कर रहे हो, और सामने भी आपको क्या करना होगा, कोई कमोडिटी या सर्विस देनी पड़ेगी। मनी करके कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। चलो, barter system is a system of exchange where goods and services are directly exchanged for other goods or services। के गुड्स और सर्विसेज के सामने अदर गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। के मनी या कोई बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, सामने आपने को एक्सचेंज की कोई चीजें दे दो, वो नहीं है। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम की काफी सारी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के जैसे भी रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो, व्हाट इज म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स या डबल कोइंसिडेंस? जैसे हमने इन डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है कि 2 पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास राइस है और उसको वीट चाहिए। मिस्टर ए के पास राइस है और उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए। वो चाहता है मिस्टर बी से एक्सचेंज करना, वो चाहता है मिस्टर बी से एक्सचेंज करना, लेकिन दो चीजें होंगी, दो कोइंसिडेंस होंगे, दो म्यूचुअली चीजें एडजस्ट होंगी तो एक्सचेंज होगा। वो दो चीजें क्या है, फिर से मिस्टर ए के पास राइस है और उसको वीट चाहिए। तो उसको पहले क्या चाहिए कि यार सामने जो मिस्टर बी है उसके पास एक्सेस वीट हो। मिस्टर बी सपोज करो शूज का बिजनेस करता है तो उसको काम ही नहीं है, बिकॉज हमारे मिस्टर ए को वीट चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सामने वाले के पास वीट एक्स्ट्रा होनी चाहिए। साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट भी है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको जो चीज चाहिए वो हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब उसको राइस की डिमांड होनी चाहिए। अभी क्या होता है, आपको कोई चीज चाहिए, आपके पास पैसे होंगे, आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप उसको पैसे दोगे, आप चीज ले लोगे, दैट्स इट। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले म्यूचुअल एडजस्टमेंट या डबल कोइंसिडेंस नेसेसरी था। आई रिपीट, आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, सामने वाले के पास जो, सामने वाले को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल एडजस्टमेंट। जब तक ये नहीं होगा बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा या एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस नहीं होगी। तो ये एक पहली इसकी लिमिटेशन, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड। प्लीज लिमिटेशंस ध्यान में रखना, ये लिमिटेशंस के बेसिस पे ही फंक्शंस ऑफ मनी बनेंगे। ओके, सेकंड, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में कोई फार्मर है, उसने सपोज करो ज्यादा प्रोडक्ट ग्रो कर दिया, वो क्या करेगा,
प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देगा और जो पैसे मिले वो बैंक में स्टोर कर देगा। आ रहा है समझ में? मतलब आज के टाइम में आप अपने वेल्थ को स्टोर कर सकते हो, बैंक में रखोगे, उस वेल्थ के ऊपर स्टोर करने के लिए आपको और पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन पहले जब बार्टर सिस्टम नहीं था तो फार्मर ने, सपोज करो वीट बहुत ज्यादा ग्रो करती है, वो सामने वाले से गोल्ड ले रहा है, सिल्वर ले रहा है, जो लेना है ले, लेकिन उसको भी, जो भी चीज ले रहा है उस कमोडिटी को भी उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो पहले वेल्थ को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम में। अभी क्या है, ऑनलाइन आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, वर्चुअल मनी आपके पास है। तो पहले डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू था, जो अभी मनी सिस्टम में एक्सिस्ट नहीं करता। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, कोई फार्मर है और उस टाइम पे ज्यादातर क्या होता था, अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो कैसे काउंट होता था कि उसके पास जमीन कितनी है और उसके पास लाइफ स्टॉक यानी एनिमल्स कितने हैं। पहले के टाइम में राजा महाराजा इन सब के, या जो भी है ना जमींदार होता था, वो उसकी जमीन से रिकॉग्नाइज होता था और उसके पास कितनी कैटल है, लाइवलीहुड है, उसके ऊपर हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते थे। तो सपोज करो कोई पर्सन है, उसने अराउंड 100 काव बाय करी, 100 जो गाय है वो उसने क्या कर दी, बाय कर दी। एक या दो काव को कोई बीमारी हुई, बीमारी सब में फैल गई, सुबह उठे सारे काव की डेथ हो गई। तो रातों रात वो अमीर से एकदम क्या हो गया, एकदम गरीब हो गया। तो ये स्टोर करना उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे आप आज के टाइम में आप पहुंच गए है ना मेरे दूसरे घर पे, मेरा दूसरा घर कौन सा है, डोमिनोज, ठीक है। तो आप मेरे दूसरे घर पे गए, आप वहां पे मेनू देख सकते हो। मेनू में लिखा है कि मार्गरीटा 300 रुपीज, फार्म हाउस पिज्जा इतने का, कैप्सिकम वाला जो है स्पेसिफिक इतने का, जमेकन इतने का, हर चीज आपको पिज्जा का वो दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस साइड में लिखी हुई है रुपीज, बट मनी है इसके लिए साइड में रुपीज लिखा है। आप सपोज करो एक पिज्जा या छोटी सी शॉप चला रहे हो, आप है ना बार्टर सिस्टम के टाइम पे कैसे बेचोगे कुछ, मतलब अगर मैं पिज्जा बेच रहा हूं, कोई सामने वीट लेके आएगा, मैं बोलूंगा एक पिज्जा के सामने आपको 2 केजी वीट देना है। कोई मिल्क लेके आएगा, उसके लिए मैं अलग प्राइस रखूंगा, 1 पिज्जा के लिए आपको इतने लीटर मिल्क देना है। कोई वुल लेके आ रहा है उसके लिए अलग है, कोई शूज लेके आ रहा है उसके लिए अलग है। मतलब एक ही पिज्जा के लिए मेरे को 1000 चीजें लिखनी पड़ेंगी कि सामने वाला मुझे क्या पता क्या लेके आ रहा है, कोई गोल्ड लेके आ रहा है, कोई है ना क्रॉप्स लेके आ रहा है, कोई क्लोथ लेके आ रहा है। तो किसी चीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं था। आप सोचो बार्टर सिस्टम के टाइम पे अकाउंट्स कैसे लिखते थे। आप ये जो अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंट्स बनाते हो, अमाउंट का कॉलम में अमाउंट लिखते हो ना, पहले क्या लिखोगे कि कैश अकाउंट तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट में वीट लिखोगे, 5 केजी वीट डेबिट, और सामने 3 केजी राइस थी तो 5 केजी वीट डेबिट टू 3 केजी राइस, बिकॉज रुपीज तो है नहीं, तो वीट डेबिट टू राइस और सामने 5 केजी 3 केजी, ऐसे डेबिट क्रेडिट करोगे। तो मेजर करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये तीनों लिमिटेशन के वजह से मनी सिस्टम मार्केट में आया था। तो आ गया आपका मनी। मनी के लिए पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चंस है, एक है ओरिजिन और इवैल्यूएशन ऑफ मनी, या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन इसी ओरिजिन के बेस पे है, टाइप्स ऑफ मनी, और दूसरा टॉपिक आपका है कि मनी के फंक्शंस। तो हम लोग पहले ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो मनी सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, सबने देखा बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, तो राजा महाराजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल को ट्रेड करना शुरू कर दिया। देखो कमोडिटी मनी जो दिया है यहाँ पे आपको, आई होप आपको दिख रहा है, कमोडिटी मनी ये रहा। तो ये जो कमोडिटी मनी आपको दिख रहा है, मतलब वो बार्टर सिस्टम की बात हो रही है, एक कमोडिटी के सामने दूसरी कमोडिटी। हाँ, गोल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे लोग के, गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज कर रहे थे। सेकंड एनिमल मनी, काउ, हॉर्सेस, इन सबको लोग क्या करने लग गए, ट्रेड करने लग गए। मेरे को सपोज करो वीट चाहिए, क्लियर, तो सामने वाला मेरे को बोलेगा एक काम कर, मेरे को इतनी काव देके जा, तो मैं काव दे रहा हूँ, वीट ले रहा हूँ। मेरे को सपोज करो कुछ बेचना है, तो सामने वाले से मैं भी क्या कर रहा हूँ, काव डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन एनिमल की शॉर्ट लाइफ है, मॉर्टल लाइफ है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, कभी डेथ हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। थर्ड है, फिर राजा महाराजा ने सिस्टम चेंज करके मेटल मनी का शुरू किया, कि वो है ना अशरफियां हो गए, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, अकबर के टाइम पे ये सब स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर है ना जैसे ही गवर्नमेंट्स बनी, राजा महाराजा गए, गवर्नमेंट्स बनी, तो पेपर मनी आ गया।
आरबीआई जो इश्यू कर रहा है, आज के टाइम में आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं, और आज के टाइम में तो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब जो है वो बैंकिंग मनी है, वर्चुअल मनी है। वर्चुअल मींस दिखाई नहीं दे रहा, एटलीस्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में प्लास्टिक का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी मनी से हम लोग अभी कहां पे आ गए हैं, बैंकिंग मनी, वर्चुअल मनी, ई मनी के ऊपर आ गए हैं। ई मनी 1 मार्क्स में एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या है, बार्टर सिस्टम की अगर आपको लिमिटेशन याद हो तो मनी का फंक्शंस बहुत इजी लगेंगे आपको। 3 आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन दिए, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन के हिसाब से सोचो। वहां पे पहली लिमिटेशन क्या थी, म्यूचुअल आपका जो था वांट्स एडजस्ट होना, डबल कोइंसिडेंस जिसको हम लोग कह रहे थे। यहाँ पे क्या है आपका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी आज के टाइम में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे काम कर रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे काम कर रहा है मतलब क्या हो गया, कि मेरे को कुछ खरीदना है, मैं सामने पैसे दे रहा हूँ, मुझे कुछ बेचना है, सामने वाला मुझे पैसे दे रहा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो चाहिए उसके पास होना चाहिए, उसको जो चाहिए मेरे पास होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं। जो चाहिए पैसे हैं आपके पास, हाँ तो जाके खरीदो। सामने वाले को बेचना है, उसके पास पैसे हैं, हाँ तो आप उसको गुड्स दे दो, सामने पैसे दे दो। सेकंड, मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। फिर से यहाँ पे भी सिंपल है कि आज के टाइम में मनी को एज अ वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था उसमें कि आप बैंक में रखोगे, आपको उल्टा और पैसे मिल रहे हैं, आपकी वेल्थ और इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ आप बैंक में नहीं रख सकते, आप शेयर मार्केट में रख सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है मनी को स्टोर करने के लिए। लेकिन पहले कमोडिटीज को स्टोर करने में पैसे जाते थे, यहाँ पे मनी को स्टोर करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। और थर्ड, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में कभी भी किसी को आप पूछो कि ये चीज कितने की है, सामने वाला ऑब्वियसली आंसर किस में करेगा, अमाउंट में करेगा, रुपीस में करेगा, इंडिया में है तो, अमेरिका में तो यूएस डॉलर में करेगा। क्लियर। तो आज के टाइम में किसी भी चीज की वैल्यू, उसकी वर्थ मनी में क्या होती है, रिकॉग्नाइज होती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक आपका था मनी, ओरिजिन और फंक्शन। 2 टॉपिक हो गए जो दोनों इजी थे। अब इस चैप्टर से बच्चे नफरत करते हैं, जिस वजह से इसका थर्ड टॉपिक आपका है इन्फ्लेशन। चलो, इन्फ्लेशन की हम लोग क्या करते हैं, अभी बात करते हैं। ओके, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग 2 डेफिनेशन से देखते हैं। पहली डेफिनेशन है, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। के किसी चीज की डिमांड जो है वो कम है और सॉरी किसी चीज की डिमांड है वो ज्यादा है और उसकी सप्लाई जो है वो कम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। आई रिपीट, मार्केट में खरीदने वाले 100 जने हैं, बेचने वाले के पास सिर्फ 20 गुड्स पड़े हैं, तो ओपनली बोल रहा है मेरे पास सिर्फ 20 पड़े हैं। तो जो 100 जने खड़े हैं उनमें से जो रिच है वो बोलेगा ठीक है, मार्केट प्राइस 100 रुपए ना, मैं 110 देने के लिए रेडी हूं। जो उससे ज्यादा रिच है बोल रहा है मैं 120 दे रहा हूं, तो प्रोड्यूसर तो उसको ही बेचेगा जो ज्यादा पैसे दे सकता है। तो कभी भी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाए उसके सप्लाई से, मार्केट में हमेशा क्या होगी, प्राइस राइज होगी, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और चीज, इन्फ्लेशन जो है वो याद रखना शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इन्फ्लेशन हमेशा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा, मींस लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए प्राइस बढ़ गई, फिर प्राइस कम हो गई, तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जैसे कोरोना जब आया था, मास्क की प्राइस स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी, फिर कम हो गई। इट इज नॉट एन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म तक रहेगा, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 साल तक रह रहा है प्राइस राइज कंटिन्यू, देन इट इज इन्फ्लेशन। सेकंड, inflation is said to occur when monetary income rises faster than real income। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है, बट काफी सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। सुनना मेरी बात, मैं 2 एग्जांपल्स पहले दे रहा हूं। ओके, 1000 रुपए में सपोज करो, पहले आपके है ना, अज्यूम करते हैं 1000, पहले 200 रुपए एक पिज्जा की प्राइस थी, अज्यूम करो सिर्फ 200 रुपीज एक पिज्जा की प्राइस है। तो 1000 रुपए में आप 5 पिज्जा खरीद सकते थे। 200 रुपीज का एक पिज्जा, तो 1000 रुपए में मैं 5 पिज्जा खरीद सकता था। अभी पिज्जा की प्राइस 200 से 250 हो गई। पिज्जा की प्राइस 200 से क्या हो गई, 250। तो वही 1000 रुपए में अभी मैं 4 पिज्जा खरीद सकता हूँ।
इकोनॉमिस्ट जो है, कोई नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? नॉर्मल इंसान बोलेगा कि 200 रुपए से पिज्जा की प्राइस 250 हो गई, 200 रुपए से पिज्जा की प्राइस क्या हो गई? 250 हो गई। ऐसा कौन बोलेगा? एक नॉर्मल इंसान बोलेगा। बट अपने इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट कभी नॉर्मल सोचता नहीं है, इकोनॉमिस्ट उल्टा सोचेगा, बोलेगा 1000 रुपए में पहले 5 पिज्जा मिल रहे थे, 1000 रुपए में पहले 5 पिज्जा मिल रहे थे, 1000 रुपए में अभी 4 पिज्जा मिल रहे हैं। 1000 रुपए में पहले 5 मिल रहे थे पिज्जा, अभी 1000 रुपए में 4 पिज्जा मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए की वैल्यू कम हो गई, 1000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो ये दूसरा तरीका था सोचने का कि कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि चीजें की प्राइस तो वही है, बस अगर पैसे की वैल्यू कम हो जाए, उन्हीं पैसों में पहले ज्यादा मिलता था, अभी उसी पैसे में कम मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। सुनना, दूसरा एग्जांपल, आज है 2020, अभी चल रहा है 2020 में 1 लाख में आप कुछ खरीद सकते हो। 2000 या 1980 में 1 लाख में भी आप कुछ खरीद सकते थे। मेरा आपसे अगर क्वेश्चन है कि 1980 में किसी के पास 1 लाख है, 2000 में किसी के पास 1 लाख है और 2020 में किसी के पास 1 लाख है, किसको ज्यादा चीजें मिलेगी? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर 1980 वाले को ज्यादा चीजें मिलेगी। कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना, एक कोई बंदा है 2015 में उसकी इनकम थी 50,000, अभी उसकी इनकम हो गई है 50,000 से 80,000। 2015, 5 साल पहले उसकी इनकम थी 50,000, अभी उसकी इनकम हो गई है 80,000, 80। अब उसके खर्चे पहले थे 40,000, अभी उसके खर्चे हो गए 75,000। तो अगर आप देखोगे, पहले उसकी 10,000 की सेविंग होती थी, 50 कमा रहा था, 40 स्पेंड कर रहा था, अभी 80 कमा रहा है, लेकिन स्पेंड कर रहा है 75। तो जब किसी के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये फिर से एक टाइप का इन्फ्लेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? इन्फ्लेशन इज सेट टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम मतलब जो पैसे की वैल्यू दिख रही है कि भाई एक्चुअल में है ना, आप कितना आपको सैलरी मिल रही है, आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन आपकी रियल इनकम बढ़ नहीं रही है। ऐसे तो कोई इंसान बोलेगा यार मेरी 50,000 से क्या हो गई सैलरी 80,000 हो गई, तो 30,000 का इंक्रीज है। बट जब हम उसको दिखा रहे हैं भाई तेरी रियल इनकम तो देख, तू रियल इनकम मतलब कि तू पहले 10,000 सेव करता था, अभी तू सिर्फ 5,000 सेव कर रहा है, तो उसको पता चलेगा अच्छा हाँ मेरी एक्चुअल में तो इनकम बढ़ी नहीं है। तो इन्फ्लेशन में यही होता है, सबको स्टार्टिंग में लगता है हाँ भाई हमारी इनकम बढ़ी, हमारी इनकम बढ़ी है, वो ये भूल जाते हैं कि भाई आपकी इनकम बढ़ रही है तो किसी का एक्सपेंस बढ़ रहा है। ऐसे ही होगा कि भाई आपके आगे चल के एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, सिंपल लॉजिक है ना। जैसे मैं टीचर हूं, अगर मैंने अपनी फीस बढ़ा दी तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपके पेरेंट्स जो जो चीजें बेचते हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ा देंगे, उनकी प्राइसेस बढ़ गई तो और प्राइसेस बढ़ेंगी, पूरी प्राइस राइज कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? सिंपल लास्ट पॉइंट जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, डोमिनोज का एग्जांपल देता रहता हूं। सपोज करो आ, किसी रीजन से डोमिनोज ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, ठीक है? तो मेरा खर्चा बढ़ गया, बिकॉज मैं तो जाऊंगा डोमिनोज भले प्राइस ज्यादा हो, तो मैंने फीस बढ़ा दी। डोमिनोज ने प्राइस बढ़ाई, मैंने फीस बढ़ाई, मैंने फीस बढ़ाई, आपके पेरेंट्स का खर्चा बढ़ गया, तो आपके पेरेंट्स जो 100 रुपए में चीजें बेचते थे अभी 110 में बेच रहे हैं। आपके पेरेंट्स के जो कस्टमर थे वो सपोज करो कपड़े मार्केट में, तो उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी, उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी। उन लोगों के जो गुड्स हैं वो कौन खरीदता था? डोमिनोज के वर्कर्स खरीदते थे। डोमिनोज के वर्कर्स के खर्चे बढ़ गए, उन्होंने बोला डोमिनोज को कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। डोमिनोज ने सैलरी बढ़ाई तो डोमिनोज ने बोला यार हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमारे खर्चे बढ़ गए, तो डोमिनोज ने फिर से पिज्जा की प्राइस बढ़ा दी। साइकिल कंटिन्यू रही। इन्फ्लेशन इसके लिए इतना डेडली है, एक बार इन्फ्लेशन मार्केट में घुस गया हर एक को हैरान करेगा। रिसेशन भी वैसा ही है, एक बार मार्केट में घुस गया हर एक को हैरान करेगा। जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, उसको संभालेगी नहीं, तब तक हर एक पर्सन प्रॉब्लम में रहेगा। तो गवर्नमेंट काफी बार इन्फ्लेशन को छुपाती है, दबाती है, वैसे इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। काफी बार मार्केट में राइस है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं, व्हीट है, राइस है, उनकी प्राइस बढ़ जाती है, गवर्नमेंट उसको दबा के रखती है ताकि लोगों को पता नहीं चले, वो एक सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है। चलो, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन।
तीन अलग अलग कॉजेस हैं इन्फ्लेशन के। ओके, इन्फ्लेशन मैं फिर से अगर बता दूं आपको, अगर डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर दो, डिमांड बढ़ी इन्फ्लेशन आएगा। डिमांड कब बढ़ती है? डिमांड आपकी तब बढ़ती है जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है। पैसा आपके पास ज्यादा है तो आप खर्चा करोगे, डिमांड करोगे। तो फिर से कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग बार बार कहां पे लेके आएंगे? डिमांड पे लेके आएंगे। और डिमांड को हम लोग बार बार कहां पे लेके आएंगे? लोगों के पैसों के ऊपर लेके आएंगे। तो देखो, तो पहला कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग आगे मींस अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इंक्रीज इन डिमांड, उसमें पहला रीजन इन्होंने दिया इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि किसी भी रीजन से अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, किसी भी रीजन से। सर रीजन का एग्जांपल दो, तो सुनो। पहला रीजन है बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए? कम कर दिए। बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी, तो मेरे पास 1 लाख रुपीस पड़े थे। मैं सोचा था यार बैंक में जाके सेव करता हूँ 1 लाख रुपीस, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक वालों ने कहा पहले हम लोग 6% दे रहे थे, अभी सिर्फ 4 या 3% देंगे। मैंने कहा 3% इंटरेस्ट कमा के क्या करूं? खर्चा कर देता हूं, चल। तो पहले जो पैसा मैं अपने पास नहीं रखने वाला था, बैंक में रखने वाला था, वो भी मेरे पास पड़ा है। तो मेरे पास पैसा ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी इसी को कहते हैं, मेरे पास पैसा ज्यादा होना, तो मैं खर्चा ज्यादा करूंगा। तो पहला रीजन क्या हो गया? कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लोगों के पास पैसा ज्यादा हो सकता है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? बोला कि हम लोग ब्रिज बनाते हैं। अच्छी बात है, ब्रिज बना रहे हैं, तो समझो होगा क्या। जैसे ही ब्रिज बनाई, जैसे ही है ना हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ब्रिज बनाई, किन लोगों को पैसे मिल रहे हैं? सीमेंट इंडस्ट्री वालों को पैसे मिल रहे हैं, वर्कर्स जो हैं वहां पे काम करेंगे उनको पैसे मिल रहे हैं, काफी सारे लोगों को क्या मिल रहे हैं? वहां पे पैसे मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब उन वर्कर्स को जैसे ही सैलरी मिली, सीमेंट इंडस्ट्री वालों को पैसे मिले, इस वजह से क्या होगा? ध्यान से सुनना, सब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। उनके पास पैसे ज्यादा आ गए, सैलरी ज्यादा मिली है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड जो है उसको इंक्रीज करेंगे। तो पहला रीजन पैसे ज्यादा आ गए तो खर्चा ज्यादा, डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन ज्यादा, ये आपको पता है। सेकंड, गवर्नमेंट ने खर्चा किया। गवर्नमेंट का खर्चा, किसी की इनकम, ब्रिज में जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, वर्कर्स हो गए, इनकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई, पैसा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, वापस इन्फ्लेशन आ गया। तीसरा रीजन है ओवर पॉपुलेशन। इसमें मैंने एक्टिवा का एग्जांपल दिया था कि एक्टिवा की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और एक्टिवा की प्राइस भी उस वजह से बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि एक्टिवा ने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर दिया है, नहीं। रीजन ये है कि प्राइस जो है वो बढ़ने का रीजन डिमांड है, और डिमांड बढ़ने का रीजन क्या है? पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, हर एक पर्सन इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। तो पहला रीजन क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड। काफी बार सेपरेटली आपसे सिर्फ और सिर्फ है ना 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इंक्रीज इन डिमांड भी पूछ सकते हैं। एक बार तो 5 मार्क्स में पूरा इंक्रीज इन डिमांड पूछा है। कभी ऐसा जैसे नोट्स में दिया है मैंने पूरे टॉपिक अच्छे से इन डिटेल में पूरा वैसे लिख के आना और एक दो एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख देना। सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बहुत इजी है। आप पहले कोई चीज है ना 1000 रुपीज में बना रहे थे, 200 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 1200 में बेच रहे थे। अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, वर्कर्स की सैलरी बढ़ गई, कुछ भी हो गया, 1000 रुपए में जो बना रहे थे अभी 1100 में बनाओगे, तो आप बेचोगे भी किस में? 1300। तो पहले 1200 में बेच रहे थे, अभी 1300 में बेच रहे थे। रीजन, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। इसको हम लोग सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ओके, अदर रीजंस, इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं आपके है ना इन्फ्लेशन के? तो एक रीजन है टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम है। कैसे है ना हर चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। कल उठ के जीएसटी बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली प्राइस राइज होगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इसमें पेट्रोल का आप एग्जांपल ले सकते हो कि पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा रहती हैं तो हर चीज के ऊपर क्या होगा? पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट होगा। तीसरा है स्कैरसिटी,
कभी बारिश नहीं हुई या कहीं कहीं पे बाढ़ आ गई तो क्रॉप्स जो है वो खराब हो गए, तो क्रॉप्स की कमी हो गई, तो ऑटोमेटिकली स्कैरसिटी आ गई। स्कैरसिटी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मार्केट में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। अब एक लास्ट टॉपिक 1 मार्क्स में पूछते हैं, पुल इन्फ्लेशन और पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज पुल इन्फ्लेशन? पुल इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड बढ़ गई। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो बिकॉज डिमांड बढ़ गई है, डिमांड प्राइस को अपने साथ पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है कि तू भी बढ़ जा। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, दैट इज पुल इन्फ्लेशन। तो ये वाले जो आपके हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन एक्सपेंस, ओवर पॉपुलेशन, दैट आर एग्जांपल ऑफ पुल इन्फ्लेशन। लेकिन ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट इज पुश इन्फ्लेशन। कि कॉस्ट बढ़ गया तो उसने धक्का मारा प्राइस को, कि 1000 से 1100 कॉस्ट हो गया तो प्राइस भी 1200, धक्का मार के कहां आ गई? 1300 पे आ गई। पुल एंड पुश इन्फ्लेशन। ओके, आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर होगा। जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखना मंडे आपकी इसकी क्या है? टेस्ट है। चलो, थैंक यू एवरीवन। मैंने है ना, अगर ये लेक्चर यूट्यूब पे है तो नीचे जो नोट्स होंगी, सफिशिएंट जो भी होगी इंफॉर्मेशन, वो क्या होगी? आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।